गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। ओके, और इसका फर्स्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने रेजिस्टर और इंडक्टर उसको हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट का क्या इक्वेशन मिलता है वो डिराइव किया था। ठीक है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ करंट फॉर एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ प्योर रेजिस्टर। तो वहाँ पर हमने करंट का इक्वेशन डिराइव किया था I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और वहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो रेजिस्टर है उसमें करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज इन द एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर। दैट मीन्स फेज डिफरेंस क्या होता है, वहाँ पर 0 होता है। उसके बाद हमने सेकंड डिवाइस लिया था इंडक्टर, और इंडक्टर को एसी वोल्टेज अप्लाई किया था जिसके लिए हमने करंट का कौन सा इक्वेशन डिराइव किया था, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओके, ये वोल्टेज का इक्वेशन है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। और इंडक्टर के लिए हमने डिराइव किया था करंट का इक्वेशन I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। दैट मीन्स उसमें क्या होता था, जो करंट है I वो वोल्टेज से पाई बाई टू जितना लेग करता है। करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू रेडियन। और उसका जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें वोल्टेज का ग्राफ हमने ड्रॉ किया था साइन फंक्शन का ग्राफ, और सभी पॉइंट्स को करेस्पॉन्डिंग हमने करंट का भी ग्राफ ड्रॉ किया था। ठीक है, हमने क्या ध्यान रखा था वहाँ पर कि करंट की फेज जो है वो वोल्टेज की फेज से पाई बाई टू रेडियन जितनी बिहाइंड होनी चाहिए। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि जो एसी सर्किट होती है जिसमें इंडक्टर होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई टू जितना लेग करेगा। ओके, और उसके बाद थर्ड मैंने आपको ये तीनों क्वेश्चन इसका भी आंसर डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। ठीक है, तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको कैपेसिटर के लिए करंट का इक्वेशन यहाँ पर डिराइव करना है। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं डिराइव एन इक्वेशन ऑफ करंट फॉर एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर और फॉर एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कैपेसिटर के साथ अल्टरनेटिंग सोर्स को कनेक्ट कर दिया है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी लेंगे, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट एट टाइम t। ओके, तो हमें ये सर्किट के लिए करंट का इक्वेशन डिराइव करना है। ओके, तो यहाँ पर भी हम KVL अप्लाई कर देते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। फर्स्ट आपको मेंशन करना है एज सोन इन फिगर, सपोज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। इट इज कनेक्टेड विथ अल्टरनेटिंग सोर्स हैविंग वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये मैंने आपको जो आंसर डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें मैंने आपको नोट्स दे दी है, उसमें से आप प्रिपेयर कर लेना। यहाँ पर हम सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स ही देखेंगे। ठीक है, सो सेकंड अप्लाइंग KVL। अप्लाइंग KVL। देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, V माइनस वी सी इज इक्वल टू 0। करंट की डायरेक्शन में है ना, तो V माइनस वी सी इज इक्वल टू 0। अब आप लोग जानते हो कि कैपेसिटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो कैपेसिटर के लिए सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखा था, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। देखो इस तरह हम लोगों ने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया था सेकंड चैप्टर में। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि कैपेसिटर की जो प्लेट है उसके ऊपर चार्ज कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हैं तो वोल्टेज भी क्या होगा, उसकी दोनों प्लेट के बिटवीन में इंक्रीज होगा, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, KQ बाई R। ओके, तो Q इंक्रीज होने से वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, बट Q बाई V जो रेशियो होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा, और वो जो कॉन्स्टेंट है उसको हमने डिफाइन किया था कैपेसिटेंस। So you know that the formula of capacitance is given by Q by V। तो यहाँ पर जो V है उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो इसके ऊपर से हम हियर दिस इज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो ये इक्वेशन के ऊपर से हम VC की वैल्यू निकाल सकते हैं। VC इज इक्वल टू Q बाई C।
ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो सेकंड चैप्टर का है, इसका यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने इंडक्टर के लिए वोल्टेज का फॉर्मूला देखा था, VL इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो वो जो कॉन्सेप्ट था वो 6th चैप्टर का था, EMI का। ओके, कि अगर इंडक्टर में करंट चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस्ड EMF मिलेगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो VL इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी एंड VC इज इक्वल टू Q बाई सी। तो आप लोग रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये तीनों के लिए वोल्टेज का इक्वेशंस याद रख लेना। रेजिस्टर के लिए क्या होगा, VR इज इक्वल टू IR, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस VR इज इक्वल टू IR। देन VL इज इक्वल टू L di by dt। देन VC इज इक्वल टू Q बाई सी, जो अभी अभी हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो ये तीनों वोल्टेज के फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो VC है माइनस, वो हम राइट साइड में ले लेते हैं, तो प्लस VC हो जाएगा। देन V इज इक्वल टू VC, और VC के बदले हम क्या रख देंगे, Q बाई सी। अब यहाँ पर हम V है उसका इक्वेशन रख देंगे Vm साइन ओमेगा टी। इज इक्वल टू Q बाई सी। हमें क्या करना है, करंट का इक्वेशन यहाँ पर ऑब्टेन करना है, इक्वेशन ऑफ करंट। तो देखो ये जो इक्वेशन है इसमें करंट नहीं है, बट आप लोग ये जानते हो कि ये चार्ज है, उसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें करंट मिल जाएगा। 3rd चैप्टर में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि करंट का इक्वेशन क्या होगा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, Q है चार्ज, उसको सब्जेक्ट कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा, Q इज इक्वल टू, ये C मल्टीप्लाई में आ जाएगा Vm इंटू C इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये नोट कर लेना, रफ पेज में नोट कर लेना ये तीनों इक्वेशंस। ओके, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हियर इट इज dq by dt is equal to Vm and C, these two टर्म्स आर कांस्टेंट। जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट है। ठीक है, सो Vm इंटू सी इंटू साइन ओमेगा टी है, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन कल हमने इंटीग्रेशन किया था, जो लास्ट लेक्चर हमने अपलोड किया था उसमें। इसमें क्या होगा, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग। डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि डिफ्रेंसिएशन करते हैं तब ये ओमेगा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी बाई ओमेगा। तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी। ओके, डी क्यू बाई डी टी, differentiation of charge with respect to time, it gives current. Here Vm and C are constant, Vmc. Differentiation of sin omega t is cos omega t into omega. Okay, so this is I is equal to, ये जो टर्म है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं Vm by 1 by ओमेगा सी। ये जो ओमेगा सी है न्यूमरेटर में, उसको हम डिवाइड बाई 1 बाई ओमेगा सी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू कोस ओमेगा टी। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैक्सिमम वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट। हम लोगों ने रेजिस्टेंस में क्या देखा था, Vm बाई आर इज इक्वल टू Im। उसके बाद आप लोगों को याद होगा हमने इंडक्टर में क्या देखा था, मैक्सिमम वोल्टेज बाई XL इज इक्वल टू Im। तो यहाँ पर XL है, इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर।
फिर से रिपीट करता हूँ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, जिसके लिए फिजिक्स में क्या वर्ड यूज किया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, सिमिलरली Vm बाई XC इज इक्वल टू IM। तो कैपेसिटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, XC होगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज XC, जिसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो Vm बाई समथिंग जो होगा वो XC होगा। तो यहाँ पर Vm बाई ये टर्म है, तो ये टर्म को हम क्या लिख देंगे, XC, जिसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, विच इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आपको तीनों के लिए वोल्टेज के इक्वेशन याद रखने हैं, VR, VL, VC। उसके बाद तीनों के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको याद रखने हैं। रेजिस्टर के लिए R, इंडक्टर के लिए XL इज इक्वल टू ओमेगा L, एंड फॉर कैपेसिटर इफेक्टिव रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज XC, विच इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C। ओके, so here it is Vm by XC, और ये जो टर्म है ना cos ओमेगा t, इसके बदले हम ऐसा लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। अब आप लोग यूनिट सर्कल में इसको सोल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन फंक्शन पॉजिटिव मिलेगा, प्लस ऑल एस टी सी, ऑल एस साइन पॉजिटिव है और फंक्शन चेंज हो जाएगा तो कोस ओमेगा टी हो जाएगा। तो कोस ओमेगा टी है, उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। पिछले लेक्चर में हमने इंडक्टर के लिए क्या लिखा था, इंडक्टर के लिए हमें यहाँ पर माइनस कोस ओमेगा टी मिल रहा था। जो इंडक्टर के लिए हम ये डेरिवेशन कर रहे थे, आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, वो उसमें यहाँ पर क्या मिल रहा था, माइनस कोस ओमेगा टी, और जो माइनस कोस ओमेगा टी है उसके बदले हमने क्या लिखा था, साइन माइनस पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ओके, तो आप लोग याद रख लो कि अगर कोस ओमेगा टी है तो उसके बदले हम साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी यहाँ पर रख सकते हैं, और अगर माइनस कोस ओमेगा टी है देन वी कैन पुट हियर साइन माइनस पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, where XC is equal to XC is equal to 1 by omega C is known as capacitive reactance. Capacitive reactance. ठीक है, समझ में आएगा ना ये इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन हम ऐसा लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, देखो Vm बाई R इज इक्वल टू IM रेजिस्टर में, Vm बाई XL इज ऑल्सो IM फॉर इंडक्टर, एंड Vm बाई XC इज ऑल्सो IM, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है वो एक टाइप का रेजिस्टर ही है। तो वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I, सो Vm बाई XC इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी plus pi by 2. This is the equation of current for AC circuit containing capacitor. This is the equation of current for AC circuit containing only capacitor। ठीक है, तो ये जो AC सर्किट यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है जी, इसमें सिर्फ हमने AC सोर्स के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, तो उसके लिए हमें करंट का इक्वेशन मिलेगा I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, और वोल्टेज का इक्वेशन आपके पास क्या है, VM साइन ओमेगा टी। तो अगर आप लोग ये दोनों जो है वोल्टेज और करंट, इसकी फेज को कंपेयर करते हो तो ये साइन ओमेगा टी है, दैट मीन्स यहाँ पर फेज कितनी है, ओमेगा टी है, और करंट की आप लोग फेज देखते हो तो उसमें भी साइन फंक्शन ही है बट ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2।
तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो करंट है उसकी फेज वोल्टेज की फेज से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? π/2 रेडियन। तो यहाँ पर जो करंट है वो वोल्टेज को लीड करता है। हेंस करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2 रेडियन। ठीक है, इंडक्टर में क्या होता था? करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/2। इंडक्टर में जो करंट है वो लेग करता है, मीन्स करंट की फेज π/2 जितनी लेस होती है वोल्टेज के कंपैरिजन में। रेजिस्टर में क्या होता है? दोनों सेम फेज में होते हैं, दोनों की फेज क्या होती है रेजिस्टर में? इक्वल। आप लोग ठीक से याद रख लेना ये तीनों, ठीक है। रेजिस्टर में फेज डिफरेंस 0 होता है एंड बोथ आर इन सेम फेज। इंडक्टर में क्या होता है? फेज डिफरेंस π/2 होता है एंड वहाँ पर करंट क्या करता है? करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/2। कैपेसिटर में क्या होता है? करंट है वो वोल्टेज को लीड करता है। तो यहाँ पर ये दोनों के बिटवीन में फेज डिफरेंस है ना, वो -π/2 होगा, क्योंकि हम फेज डिफरेंस किसके बिटवीन में निकाल रहे हैं? V एंड I के बिटवीन में। तो V जो है उसकी फेज लेस है, I की फेज है वो मोर है। तो लेस में से मोर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ω_t - π/2, तो ω_t कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फेज डिफरेंस मिलेगा -π/2। ठीक है, तो याद रख लेना, रेजिस्टर में फेज डिफरेंस 0 होता है, इंडक्टर में π/2 होता है और कैपेसिटर में -π/2 होता है। ओके, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2 रेडियन इन AC सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। तो अब हम क्या करेंगे? वोल्टेज और करंट दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वोल्टेज एंड करंट वर्सेस ω_t। तो ये जो एक्सिस है यहाँ पर हम ले लेंगे वोल्टेज एंड करंट, और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? ω_t। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? ये जो V = Vm sin ω_t है उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, वोल्टेज का ग्राफ। दिस इज V = Vm sin ω_t। V = Vm sin ω_t, और यहाँ पर जो पॉइंट है वहाँ पर हम क्या ले लेंगे? Vm मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, अब देखो हम करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। तो करंट में हम क्या ध्यान रखेंगे कि सभी पॉइंट पर करंट की जो फेज है वो वोल्टेज की फेज से π/2 ग्रेटर होनी चाहिए। तो हम लोग 4 पॉइंट्स लेंगे यहाँ पर। दिस वन इज फर्स्ट, हियर इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम फेज क्या लेंगे? 0। यहाँ पर फेज हम क्या लेंगे? π/2। हियर इज π, हियर इज 3π/2, हियर इज 2π। तो अभी वोल्टेज की फेज कितनी है? 0 है। ये पॉइंट पर वोल्टेज की फेज कितनी है? 0। तो करंट की फेज कितनी होगी? 0 + π/2, π/2। π/2 मीन्स करंट का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, Im से। उसके बाद ये पॉइंट पर वोल्टेज की फेज कितनी है? π/2 है। ये फेज π/2 है, तो ये फेज कितनी होगी करंट की? π/2 + π/2, π मीन्स सेकेंड पॉइंट हमें यहां पर मिलेगा। अब ये पॉइंट यहां पर वोल्टेज की फेज कितनी है? π, तो π + π/2, 3π/2। तो ये जो पॉइंट है यहां पर वोल्टेज की फेज π है, करंट की फेज 3π/2 मिलेगी, मीन्स यहां पर। अब यहां पर वोल्टेज की फेज 3π/2 है, तो करंट की फेज कितनी मिलेगी? 3π/2 + π/2, दैट इज 2π। और यहां पर वोल्टेज की फेज क्या होगी? 2π, तो करंट की फेज होगी 2π + π/2। तो यहां पर हमें पॉइंट मिलेगा। तो ये सभी पॉइंट को हम क्या करेंगे? ऐसे कर्व थ्रू ज्वाइंट कर देंगे। तो ये जो ग्राफ मिला वो हमें करंट का ग्राफ मिला। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू है करंट की और यहां पर भी मैक्सिमम वैल्यू है, बट माइनस। ठीक है, सो दिस कर्व इज I = Im sin ω_t।
ओके अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं तो ग्राफ आपको ये प्रॉपर ड्रॉ करना है। इसमें अगर पॉइंट आप लोग ठीक से नहीं लेते हो तो आपका मार्क कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको ऐसे ड्रॉ करना है। तो ये जो चैप्टर का हमने स्टार्टिंग किया था उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। हमने ये तीनों क्वेश्चन में क्या देखा, हमने रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये तीनों को 1 बाय 1 AC वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया और तीनों के लिए हमने करंट का इक्वेशन डिराइव किया और तीनों के लिए हमने फेज डिफरेंस और ग्राफ देखा। ओके, अब हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन लेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, दैट मीन्स RC कॉम्बिनेशन, RL कॉम्बिनेशन, LC कॉम्बिनेशन, LCR कॉम्बिनेशन। ओके, बट वो कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक वैल्यू समझेंगे, RMS वैल्यू। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसकी नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, पिछले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दी थी। तो अब जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे RMS वैल्यू का, उसकी नोट्स आपको ये लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी। ओके, चलो तो न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, RMS वैल्यू। व्हाट इज RMS वैल्यू? ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज RMS वैल्यू। Obtain the formula of VRMS for AC voltage V is equal to Vm sin omega t. Question number 4. What is RMS value? Obtain the formula of VRMS for AC voltage V is equal to Vm sin omega t. तो 11th में मैंने आपको KTG काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, उसमें मैंने आपको RMS स्पीड समझाई थी। ठीक है, तो RMS का फुल फॉर्म आप जानते हो, RMS का फुल फॉर्म क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर। ओके, तो वहाँ पर मैंने आपको ऐसा बताया था कि जो मोलेक्यूल्स होते हैं, गैस के मोलेक्यूल्स, वो रेंडमली मूव करते हैं। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, सभी मोलेक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी, तो वो हमें 0 मिलेगी। 0 क्यों मिलेगी? क्योंकि जितने एवरेज मोलेक्यूल्स एक डायरेक्शन में मूव करेंगे उतने ही मोलेक्यूल्स एवरेज ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो एक डायरेक्शन की वेलोसिटी हम पॉजिटिव लेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या मिलेगी, नेगेटिव। तो हम डायरेक्ट एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो 0 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप लोग जानते हो कि ये जो साइकिल है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज शो करती है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर अल्टरनेटिंग करंट, उसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही मिलता है हमें, आइदर साइन फंक्शन और कोस फंक्शन। तो आप लोग याद रखना, साइन और कोसाइन ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उसकी एक साइकिल पर एवरेज वैल्यू 0 मिलेगी। इसका हम डायरेक्ट एवरेज निकालेंगे तो 0 मिलेगा। आप लोग देख सकते हो कि ये जो हाफ साइकिल है उसके ड्यूरिंग में जो एवरेज मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो हाफ साइकिल है उसके ड्यूरिंग में एवरेज वैल्यू है वो नेगेटिव मिलेगी। तो पॉजिटिव जितना एवरेज मिलेगा उतना ही एवरेज नेगेटिव मिलेगा। तो हम पूरे साइकिल का एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर AC वोल्टेज या फिर AC करंट उसकी डायरेक्ट एवरेज वैल्यू नहीं निकाल सकते। एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि ये जो वोल्टेज है AC वोल्टेज या फिर AC करंट, ये दोनों क्या करते हैं, आइदर साइन और कोसाइन फंक्शन को फॉलो करते हैं। और साइन और कोसाइन ये दोनों की एक साइकिल पर एवरेज वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वोल्टेज की और करंट की RMS वैल्यू निकालेंगे। ओके, आप लोगों ने, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमारे घर पर जो वोल्टेज हमें मिल रहा है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट। आपको पता है कि आपके घर पर जो वोल्टेज आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 230 वोल्ट है। बट वो तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो उसकी वैल्यू कैसे फिक्स होगी 230 वोल्ट। ठीक है, आप लोगों के घर पर ये वोल्टेज आ रहा है जिसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 230 भी हो सकती है, 250 भी हो सकती है, 100 हो सकती है, -100 हो सकती है। तो हम लोग 230 ही क्यों बोलते हैं, तो ये जो वैल्यू है 230 वोल्ट वो उसकी RMS वैल्यू है। हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं कि फैन में से करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का, तो 5 एम्पियर का करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, उसमें से जो करंट फ्लो मिलता है वो तो AC है। ठीक है, फिर भी हम 5 एम्पियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो 5 एम्पियर उसकी RMS वैल्यू है। तो देखो ये जो है वो RMS वैल्यू को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। व्हाट इज RMS वैल्यू, यू कैन सी RMS value of any quantity means
द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका एवरेज नहीं निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे इसका पहले, उसके बाद एवरेज निकालेंगे। तो वो जो वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर्ड, मीन स्क्वायर्ड वैल्यू बोलेंगे इसको। ठीक है, इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, बट नेगेटिव का आप स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एवरेज निकाल दो, स्क्वायर करके आप लोग एवरेज निकाल दो। वो जो एवरेज मिले उसका फिर से आप स्क्वायर रूट कर दो, तो वो एक टाइप का एवरेज ही हुआ ना। आप लोगों ने स्क्वायर किया, यहाँ पर देखो हम लोगों ने स्क्वायर किया है तो उसका स्क्वायर रूट भी निकाल दिया ना। तो जो स्क्वायर किया था उसका हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो वो वापस हमें वोल्टेज ही मिल गया। ठीक है, एवरेज वोल्टेज। बट स्क्वायर करके एवरेज निकाला, उसके बाद फिर से हमने स्क्वायर रूट कर दिया, तो इसको हम एवरेज नहीं बोल सकते, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, डायरेक्ट एवरेज निकालते हैं तो 0 मिलता है, इसलिए स्क्वायर करके एवरेज निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। आ रहा है ना समझ में? सो सी द डेफिनेशन केयरफुली। RMS वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। फिर से रिपीट करता हूँ, RMS वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, फिर वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो सकता है, अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है। ठीक है, मोलिक्यूल की हम RMS स्पीड ले सकते हैं। सो द RMS वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के आंसर में, VRMS का फॉर्मूला डिराइव करना है। ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ VRMS फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा t। ठीक है, सो फॉर AC वोल्टेज V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा t, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, इसकी मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। तो ये जो साइन है वो एवरेज की साइन है, मीन V स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मीन V स्क्वायर करेंगे, मीन V स्क्वायर मीन्स VM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, VM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब ये जो है ना VM स्क्वायर, वो एक फिक्स वैल्यू है, और कोई भी फिक्स्ड वैल्यू होगी ना उसकी एवरेज वैल्यू वो ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा पूछूं कि व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ 10, तो 10 की एवरेज वैल्यू 10 ही मिलेगी। ओके, सो हियर VM स्क्वायर इज फिक्स्ड वैल्यू, तो उसका एवरेज VM स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने साइन स्क्वायर ओमेगा t का फॉर्मूला यूज़ किया है, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t बाई 2। जो A ग्रुप के स्टूडेंट है उसको ये फॉर्मूला पता होगा, और जो B ग्रुप के स्टूडेंट है ना वो ये दोनों फॉर्मूला नोट कर लेना। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, जो मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री में इसका प्रूफ है। ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। मीन्स यहाँ पर जो एंगल है ना वो डबल हो जाता है। देखो यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ पर क्या हो जाता है 2 थीटा। तो दोनों फॉर्मूला सेम ही है, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है, तो आप लोग ये दोनों फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, ये चैप्टर में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब फिर से रिपीट करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 एंड कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो उसका फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, 1 माइनस कोस डबल एंगल 2 ओमेगा टी बाई 2। उसके बाद ये जो 2 है ना, ये दोनों टर्म को हम इंडिविजुअल दे देंगे। सो फर्स्ट टर्म इज 1 बाई 2 माइनस सेकंड टर्म इज कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। ओके, फिर से यहाँ पर 1 बाई 2 फिक्स्ड वैल्यू हो गई, जिसका एवरेज 1 बाई 2 ही होगा। कोई भी फिक्स्ड वैल्यू है उसका एवरेज क्या होगा, वही होगा। सो 1 बाई 2 इज फिक्स्ड वैल्यू, इट्स एवरेज इज 1 बाई 2 माइनस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया साइन और कोसाइन ये दोनों फंक्शन की एवरेज वैल्यू एक साइकिल के ऊपर 0 होगी। सो दिस इज कोसाइन फंक्शन, इट्स एवरेज वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ 1 साइकिल इज 0। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिलेगा VM स्क्वायर बाई 2। तो ये जो वैल्यू मिली इसको हम बोलेंगे मीन स्क्वेयर्ड वोल्टेज। अब हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट लेना है। देखो स्क्वायर रूट ऑफ
मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, तो ये मीन स्क्वायर्ड वैल्यू है, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो वी आर एम एस मिल जाएगा। सो वी आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। क्या है स्क्वायर रूट ऑफ मीन मीन स्क्वायर्ड वैल्यू? ये है हमारे पास मीन स्क्वायर्ड वैल्यू इज वी एम स्क्वायर बाई 2। उसका क्या लेना है? स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा वी एम, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा √2। सो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई √2। सिमिलरली आई आर एम एस का फॉर्मूला हम आई एम बाई √2 ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल में अगर फिक्स वैल्यू दी है, द वोल्टेज इज 100 वोल्ट, तो आपको क्या लेना है? वी आर एम एस इज इक्वल टू 100 वोल्ट। अगर मैक्सिमम वोल्टेज दिया होगा तो वहाँ पर क्लेरिफाई करेंगे, द मैक्सिमम वोल्टेज इज दिस, तो वो आपको वी एम लेना है। बट कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, सिर्फ ऐसा हम बोल रहे हैं दैट हियर वी कैन ऑब्टेन द वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट। यहाँ पर हमें 230 वोल्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिल रहा है, तो वो 230 वोल्ट क्या है? उसकी आरएमएस वैल्यू है। ओके, तो आपको याद रखना है कि कोई फिक्स वैल्यू आपको दी है तो वो आरएमएस ही है। अगर मैक्सिमम वैल्यू दी होगी तो मेंशन किया होगा। ओके, और ये दोनों के फॉर्मूला भी आपको याद रखने हैं। वी आर एम एस इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज बाई √2 एंड आई आर एम एस इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट बाई √2। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, इसको √2 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? आर एम एस वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब ये जो चैप्टर है चैप्टर 7, उस आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 7.1 और 7.2 ये दोनों एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, नोट कर लेना है एग्जाम्पल नंबर 7.1 और 7.2। ठीक है, ये जो 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, ये चारों क्वेश्चन के जितने भी फॉर्मूलाज है उसकी मैंने आपको नोट्स दे दी है डिस्क्रिप्शन में ही। ठीक है, तो पहले आप सभी वो फॉर्मूला प्रिपेयर कर लेना। वो फॉर्मूला प्रिपेयर हो जाए उसके बाद एग्जाम्पल 7.1 और 7.2 ये दोनों सोल्व करना, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने दोनों का सॉल्यूशन भी दे दिया है। अगर प्रॉब्लम हो तभी वो सॉल्यूशन देखना। ठीक है, ओके, चलो तो आज के इस लेक्चर में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? कॉम्बिनेशंस देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एल, आर सी, एल सी। ठीक है, तो उसके लिए ये चारों क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर कर लेना और ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं वो सोल्व कर लेना। ठीक है, चलो बाय।